So we are ready for mathematics. Okay, so this is mathematics chapter number 1 और ये हम लोगों के एज पर एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर का क्या नाम है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने की हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर रहेगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर के कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर पे हम लोग लगाएंगे, मतलब पहले हर एक्सरसाइज का मतलब हर मतलब टॉपिक का हम लोग लगाएंगे एग्जांपल्स। ओके, उसके बाद हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे लगाएंगे एमसीक्यूज, है ना, और पांचवें नंबर पे हम लोग लगाएंगे पीवाईक्यूज। ओके, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हम लोगों का? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस सर। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेम स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे हर चैप्टर में, और मैं आपको दिखा दूंगा चीजें कितनी सरल है, बस आप लोगों को क्लियर नहीं इसलिए डिफिकल्ट लगती हैं। ओके, है ना? यस सर। अब देखिए, अगर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? रियल नंबर। अब आप लोगों के सामने मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि आप लोग एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले कहानी में आप खोलिए पेज नंबर 18, रियल नंबर, पेज नंबर 18, एनसीईआरटी, ये खोल लीजिए पहले। यस सर। ठीक है, यस सर। सब लोगों ने खोल लिया? यस सर। यस सर। देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ने का एक बहुत सीधा साधा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप इतना फॉलो कर लेंगे, आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है, चलिए। यस सर। जब सर अब एनसीईआरटी में अगर मैंने पेज नंबर 18 एनसीईआरटी पे हम लोगों को दी हुई है समरी। क्या दी हुई है? समरी दी हुई है। ठीक है सर, समरी दी हुई है, क्लियर हो गया। अभी आप कुछ नोट मत करिएगा, बस आप लोग मुझे देखिए। ओके, ठीक है, नोट बाद में कर लेना। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में हम लोगों को दी हुई है समरी। अगर मैं टॉपिक पहली समरी देखूं, पहली समरी, तो आप देखिए पहली समरी जो है उसका नाम दिया हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ऐसे कुछ लिखा है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी सर ये हमारी पहली समरी हुई जिसमें पहले कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है सर, यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे जो दूसरी समरी है उसमें लिखा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है। ठीक है सर, यहां तक भी समझ आ रहा है कोई चीज क्या पढ़ना है। तीसरे नंबर पे हमको लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है सर, ये भी लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे एक कोई थ्योरम लिखी हुई है, लिखी हुई है कि नहीं? यस सर। यस। चलिए वो थ्योरम क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक थ्योरम लिखी हुई है। पांचवें नंबर पे दी हुई है कि मतलब जिसमें हमको प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना है कि √2 √5 ये सब रैशनल टाइप के कुछ हैं, या रैशनल है कि इरेशनल है, यही सब प्रूव करना है। ओके, यस सर। चलिए सर, उसके बाद मतलब 6th नंबर पे भी एक चीज दी हुई है, कोई 6th नंबर पे भी कुछ नहीं। अब देखिए, अगर आप समझे 6, अब हम लोग 6th नंबर देखते हैं, तो 6th नंबर पे हमको फिर से थ्योरम दी हुई है। फिर से क्या दी हुई है? थ्योरम दी हुई है। क्या थ्योरम है, कैसे क्या है, चलिए सर ये क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर पे हमको फिर से एक थ्योरम दी हुई है, यानी 8th नंबर पे हमको फिर से एक थ्योरम कोई दी हुई है, या हम थ्योरम नहीं कह के
इसको एक स्टेटमेंट कहते हैं, यानी 8th नंबर पे हमको एक और स्टेटमेंट दी हुई है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो सर अगर जो पहले चैप्टर की कहानी हम लोग समझ पा रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि सर जो चैप्टर है रियल नंबर, ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक पार्ट तो ये है जो कहानी घूमती है यूक्लिड्स के कुछ आसपास। अब यूक्लिड ने क्या कहा कैसे कहा हमको नहीं पता, लेकिन 1 और 2 जो टॉपिक है वो तो इसके किनारे है। क्लियर हो गया? अब यस सर सर। जो ये 3, 4, 5 है समरी में, ये सर तीनों घूम रहे हैं एक टॉपिक के किनारे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी यहाँ पे पूरी कहानी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है सर। और इसके अलावा कहानी में 2 चीजें ये भी हैं। मेरी बात समझ गए? यस सर। यानी सर दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम लोग अपनी क्लास एक बनाएं तो हम लोग कह सकते हैं सर कि ये जो चैप्टर है हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट 1, एक पार्ट 2, एक पार्ट 3। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो सर ये तो बात थी सर पूरी समरी की। अब अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 की बात करूं तो इन दोनों का संबंध सीधे आएगा एक्सरसाइज 1.1 से। क्लियर है? यस सर। चलिए सर यहां तक समझ आ गया, इसका एक्सरसाइज 1.1 से क्लियर आएगा। इसी में जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, इसका संबंध है सर एक्सरसाइज 1.2 से। ओके, ये भी क्लियर हो गया सर। अब सर कहानी में यहां से जो इसका संबंध है वो एक्सरसाइज 1.3 से है। ओके, और जो Yes, sir. लास्ट टॉपिक है इसका संबंध है एक्सरसाइज 1.4 से। 1.4. और क्या इस चैप्टर में 4 ही एक्सरसाइज है ना? Yes, sir. तो सर अगर इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं तो अगर मैं 4 चीजें पढ़ लूं, एक्सरसाइज 1 मतलब 1 मिनट, मतलब मेरा सर एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, तो मेरा ये चैप्टर फिनिश है ना एक तरीके से। Yes, sir. चलिए सर ये तो कहानी हमको समझ आ गई। अब सर अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो सर अगर आप देखेंगे तो उसमें कई सारी थ्योरम्स दी हुई हैं, कई सारी थ्योरम दी हुई हैं। तो अगर कई सारी थ्योरम्स की मैं बात करूं तो अगर आप समझेंगे एक थ्योरम 1.1 है, क्या जो ये पहली वाली लाइन है, जो ये पहला वाला टॉपिक है सर हमारा, क्या यही नहीं है थ्योरम 1.1? थ्योरम 1.1 तो यही है ना? थ्योरम 1.1 इसी को कहा गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को। ओके, ठीक है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये थ्योरम, एक मिनट मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए, ये है सर थ्योरम 1.1। ओके, और ये है सर थ्योरम 1.2। ये है थ्योरम सर 1.2 है। चलिए सर अब अगर आप यहां से देखेंगे तो सर ये जो थ्योरम दी हुई है आपकी, ये जो हमारा यहाँ पे रैशनल इरेशनल वाला आएगा, तो ये थ्योरम 1 पॉइंट एनसीईआरटी में 3 दी हुई है। ओके, यस सर। और ये जो थ्योरम है सर, ये है थ्योरम 1.4, यहाँ पे कुछ है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? और यहाँ पे सर थ्योरम 1.5 है, ठीक है, और थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 तीनों यहीं पे हैं। मेरी बात समझ गया कि नहीं? यस सर। तो सर इस चैप्टर में अगर मैं इस चैप्टर का एक क्रक्स बनाऊं तो सर मैं ये कह सकता हूं कि जो सर ये चैप्टर नंबर, एक मिनट सर, मैं कह सकता हूं जो ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट है पहली चीज। दूसरी चीज इसमें 7 थ्योरम है। कितनी थ्योरम है? 7। उसके बाद सर इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, है ना? यस सर। यस सर। और चौथे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था? 4 एक्सरसाइज हैं
और बस इसमें यही है। लेकिन कहानी में सर ये 7 थ्योरम नहीं हमको पढ़नी है, कहानी में रियलिटी में 3 ही चीजें हैं जो हमारे काम की है ना, ये चीज हम लोग समझेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? ये चैप्टर का एक ओवरव्यू क्लियर है? Yes, sir. यस अगर सर। यहां तक आपको क्लियर है, मतलब एक चैप्टर की आपको थोड़ी सी फील आई है, तो प्लीज राइट क्लियर। देखो आपको ये चैप्टर इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ओके? और यस आपको सर। पहले ही चैप्टर में समझ आ जाएगा कि हम लोग कैसे कितना खतरनाक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मैथ्स पढ़ने के लिए साल नहीं चाहिए होता, मैथ्स पढ़ने के लिए सिर्फ आपको बैठे रहना, आपको बस सुनते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे सामने सर एक बार और समझ लेते हैं हमारा टारगेट, और मैं आपको एक वे भी बताऊंगा कि चीजों को पढ़ा कैसे जाता है, ओके? तो सर मैंने कितना सबसे भी पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो होता नहीं। क्या चीज? तो क्वेश्चन अब होगा ना, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन, मेरी बात समझो। चलो, तो मैंने आपको समझा दिया सर, जो पहला चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हमको 3 चीजें पढ़नी है, वो 3 चीजों से पूरी चीजें क्लियर होंगी। आगे कि नहीं समझ? ठीक है? यस सर। तो हम लोग सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं एक बहुत नई जगह से, और हम लोग सबसे पहले उठाते हैं पार्ट 2। उठाएं? रेडी उठाइए। यस सर। गाइस? आर यू रेडी फॉर द पार्ट 2? Yes, sir. इफ यस रेडी सर। प्लीज राइट Yes, P2। sir. P2 लिखिए, P2। अगर रेडी हैं आप लोग, चलिए, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। बाकी लोग नहीं रेडी हैं? चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और अब देखिए चैप्टर का आनंद। अब चैप्टर में सर जो आपने बताया पार्ट 2, जो आपके हिसाब से पार्ट 2 है, अगर मैं एनसीईआरटी की समरी खोल लूं और मैं समरी में पॉइंट नंबर 3 खोलूं, समरी में मैंने क्या खोला? पॉइंट नंबर 3. 3। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो लिख के आ रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। ठीक है सर, यानी ये वाला पार्ट हमारा था जो कि था सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब ये कह रहे हैं कि एवरी, समझना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ Primes. प्राइम। चलिए, यहां तक एक चीज समझ आई कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सकता है, ठीक है सर? उसके बाद एक लाइन लिखा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। Unique. दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। Unique. आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which prime factor occurs. Occur. Apart from the order in which prime factor Occur. occurs. ठीक है सर? तो ये कहानी में यहां तक इन्होंने कोई चीज लिखी, ठीक है? तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? एक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक है ये। अब सर Yes, अगर sir. आप उस कहानी में पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, तो इस स्टेटमेंट में एक शब्द आ रहा है कंपोजिट नंबर। एक शब्द क्या आ रहा है? Composite number. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है? तो कंपोजिट नंबर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर जिसको बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव नंबर, बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर Positive number. पॉजिटिव नंबर।
ठीक है सर। और सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, मतलब इसको एक डिवाइड होना, मतलब 1 के अलावा भी कोई ना कोई इसको डिवाइड करना चाहिए। यानी आप समझ लीजिए एट लीस्ट 1 डिवीजर, डिवीजर मतलब जो डिवाइड करता है, एट लीस्ट 1 Yes, sir. डिवीजर अदर देन 1. 1 and itself itself. अब सर इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे 4, एग्जांपल में क्या लूं 4, तो 4 किससे किससे डिवाइड होता है? 4 सर अगर मैं 4 के फैक्टर लूं, देखो यहाँ बोला एक पॉजिटिव नंबर, तो 4 के अगर मैं फैक्टर लूं तो 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो एट लीस्ट 1 डिवीजर, तो इसके पास देखिए एक नंबर 2 डिवीजर है जो कि है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और 4 के अलावा उसके पास एक एक्स्ट्रा डिवीजर है कि नहीं? Yes. Yes, sir. है. तो मैं कह सकता हूं कि 4 एक कंपोजिट नंबर है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? Yes, sir. अगर मैं 5 की बात करूं, अगर सर मैं एग्जांपल में ले लूं 5, तो अगर मैं सर 5 को लूं तो क्या 5 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो क्या ये कंपोजिट नंबर हुआ? No, sir. नो सर, Yes, sir. नहीं हुआ। सर नहीं हुआ, क्योंकि सर कंपोजिट नंबर वही हो सकता है जिसका कम से कम एक फैक्टर हो उसके और 1 के अलावा। ओके, अच्छा. Yes, sir. चलिए तो पहले 2 शब्द हमको क्लियर हो गए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब इसको कहने का मतलब क्या हुआ? इसको कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो यहाँ पे लिखा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब यहाँ पे एक शब्द लिख दिया प्राइम, क्या लिख दिया? Prime. प्राइम। अब कहानी में सर कंपोजिट तो हमको समझ आ गया, अब कहानी में सर ये प्राइम नंबर क्या होता है? ये Prime प्राइम number नंबर। क्या होता है? तो अगर मैं प्राइम नंबर को समझने की कोशिश करूं, ठीक है, एक मिनट, One, ठीक sir, है, itself. एक मिनट मुझे बता लेने दीजिए। हाँ सुनो, चीजों को समझते हैं हम लोग। अगर मैं सर प्राइम नंबर को समझने की बात करूं कि सर ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो सर जैसा कि मैं जानता हूं कि प्राइम नंबर पहली बात एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है वो? एक Natural नेचुरल number. नंबर होता है जो कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, One. समझ गए? ठीक है ना? यानी प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर, है ना? और ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं हो सकता ऑफ 2 स्मॉलर Number. नेचुरल नंबर। यहां तक समझ गया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, या सिंपल भाषा में कहें सर, जो कंपोजिट नहीं है वही प्राइम है। मेरी बात समझ गए? Yes, sir. भाई सबसे आसान डेफिनेशन तो यही हो सकती है ना सर, जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है वो प्राइम है ना? क्लियर है? Yes, sir. ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? Yes, sir. बताइए ये 1 Yes, एक sir. प्राइम नंबर होगा कि नहीं? क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है पहले, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि 1 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, मुझे बताइए। 1 No, ठीक है ना? क्या है? 1 एक प्राइम है कि कंपोजिट है? sir. सर 1 प्राइम है. प्राइम है कि Prime है, कंपोजिट sir. है? Prime. देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको जोड़ दिया। मैंने देखिए प्राइम नंबर के लिए यहाँ पे कंडीशन लिखी है। वो कंडीशन क्या है? Natural number होना चाहिए. लेकिन वो ग्रेटर देन से. 1 होना चाहिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यानी ये प्राइम तो नहीं है सर, ये कंफर्म हो गया। क्लियर? अच्छा, कंपोजिट हो Yes, गया. sir. अब देखते हैं कंपोजिट है कि नहीं। तो कंपोजिट होने के लिए क्या जरूरी है? पढ़िए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सर है पॉजिटिव नंबर,
ये दो स्मॉलर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। सर ये तो वन सिर्फ वन ही से होना चाहिए। और देखो यहाँ लिखा है एटलीस्ट वन डिविजर अदर देन वन, लेकिन वन का वन के अलावा तो कोई डिविजर ही नहीं है ना। हाँ यस सर। तो वन एक कंपोजिट Yes, sir. नंबर भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस Yes, सर, sir. Yes, दोनों sir. में दुनिया में एक नंबर समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछने के लिए ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। सिर्फ पहले अक्षर से डेफिनेशन के उठा के कि वन क्या है, प्राइम है, कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज अ प्राइम नॉट कंपोजिट। तो ये बच्चों को कंफ्यूज कर देगा कि नहीं। कर देगा। तो वन, यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं जो मैंने बताया। यस सर। Yes, Yes. sir. चलिए, यानी सर एवरी कंपोजिट, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चलिए, क्या 4 एक कंपोजिट नंबर है। Compose 4 it. एक, Yes, हाँ sir. 4 एक, ये है सर कंपोजिट नंबर। क्यों है, क्योंकि वन और उसके अलावा उसका एक अलग से फैक्टर भी है। क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए मैंने क्या बोला था, उसका एक Yes, अलग sir. फैक्टर होना चाहिए, तो एक कंपोजिट नंबर है। अब सर ये थ्योरम कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो, अगर मतलब अगर 4 है तो इसको प्राइम का मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो क्या 1 एक प्राइम नंबर है। Yes, नो नहीं है। सर, No, sir. No, sir. नो नहीं सर, है। और 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं है। लेकिन नहीं 4 है। को मैं लिख Even. सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर, Yes, sir. तो अगर 2 इंटू 2 लिख सकता हूं तो सर 2 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। मेरी बात समझ गए कि नहीं। यस सर, तो मैं ये Prime लिख number है सकता हूं। sir. अब देखिए, अब जो ये पहली लाइन है कि एवरी कंपोजिट नंबर, सर 4 इज अ कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस एट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यस सर, ये प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अगली लाइन बोला कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये चीज क्या होती है, यूनिक होती है। यानी ये बताइए और किसी तरीके से 4 लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर के अलावा। No, sir. प्राइम को मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है भाई, और किसी भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 नहीं ला सकते ना। यस सर, No, नो sir. नहीं लग। ठीक है। और ये Four कह रहा है, अब देखो ये लाइन लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब इस लाइन को समझते हैं। अच्छा मुझे आप बस ये बताइए कि जो 6 है, 6, रुकिए, जो 6 है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। सबसे पहले बताइए ये प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं। Prime नहीं है, composite है. तो सबसे Composite. पहले सर ये एक नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1 है, तो ये प्राइम हो सकता है। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी, वो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज ये थी कि उसका उस नंबर और 2 के अलावा कोई फैक्टर, अब इसके दो फैक्टर और हो गए ना, 2 और 3, है ना। यस सर, Yes, sir. तो ये प्राइम नंबर नहीं हो गया। तो सर 6 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 1 2 3 और 6, तो सर एटलीस्ट बोला था कि कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, इसके तो दो फैक्टर हैं। तो 6 एक Yes, sir. कंपोजिट नंबर है कि नहीं। यस सर, Yes, sir. अब अगर 6 एक कंपोजिट नंबर है तो आपको याद होगा कि आप ऐसे करते हैं 6 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 1 1 जा 1। तो मैं 6 को लिख सकता हूं ना 2 इंटू 3। यस सर, तो अब देखिए, अगर मैं इस डेफिनेशन को फिर से खोलूं तो यहां लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर, हियर 6 इज अ कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा जा सकता है, दोनों प्राइम है ना 2 और 3। Yes, sir. भाई ये तो दोनों प्राइम है, तो ठीक है सर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और कह रहा है कि ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा। क्या और किसी तरीके से 6 बनाया जा सकता है, नहीं sir. बनाया जा सकता है। No, sir. मतलब No, 2 sir. और No. 3 मल्टीप्लाई करके 6 बनाया जा सकता है। और लास्ट में लिखा One हुआ है into कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, जिसमें भी प्राइम फैक्टर हो। यानी वो ये कह रहा है कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। यानी 6 को आप 2 इंटू 3 लिखिए तब भी सही है, या 6 को 3 इंटू 2 लिखिए तब भी सही है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं।
यस सर। अगर ये चीज अभी तक सबको क्लियर हुई है तो प्लीज राइट क्लियर। देखिए मैथ्स में कॉन्सेप्ट सिर्फ गिनती के हैं, सिर्फ गिनती के। हर चैप्टर में 4 से 5 कॉन्सेप्ट नहीं है, और जिसकी नींव मजबूत है वो एक एमसीक्यू में हिलेगा नहीं। ओके चलिए वेरी गुड। तो पहली डेफिनेशन सर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की है वो है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। तो ये क्लियर हो गया ना हम लोगों को? यस सर। चलिए तो सर ये कॉन्सेप्ट तो हमको क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब अगर आप लोग, अब हम लोग सीधे आते हैं। तो सर सबसे पहले आपने बोला था कि हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पहली चीज हमारा फोकस किस पे रहेगा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे। तो सर ये जो पार्ट 2 था, जो आपने पार्ट 2 बताया, पार्ट 2 का पहला कॉन्सेप्ट तो यही था, है ना? मेरी बात समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए तो सर यहां तक तो हमको समझ आ गई पूरी कहानी क्या है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में। ये सर मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ आ गई, यानी मुझे, यानी जो कॉन्सेप्ट था वो तीसरे का कॉन्सेप्ट। अब मतलब पार्ट टू का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यही था, बाकी तो सब इसी के ऊपर बेस्ड है ना, है ना? तो सर ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया, ठीक है ना? यस सर। अब मैंने बताया कि इसी के अंदर एक थ्योरम 1.3 दी हुई है। एक थ्योरम क्या दी हुई है? 1.3। पेज नंबर 12 पे जरा देखिए थ्योरम 1.3 दी हुई है। पेज नंबर 12 पे क्या दी है? थ्योरम 1.3, 1.3। पेज नंबर 12। और अगर हम लोग समरी में देखें तो समरी में सर ये दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4। समरी का ये पॉइंट नंबर कौन सा है? 4। पॉइंट नंबर 4। अब सर ये भी पॉइंट समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए, और ये पॉइंट देखिए कितना हथियार पॉइंट है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि सर अगर अभी तक हम लोग समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है, क्लियर है? हम लोग समझ गए सर प्राइम नंबर क्या होता है। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कम से कम बड़ा होना चाहिए 1 से, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उसके पास एटलीस्ट 1, मतलब वो खुद से सिर्फ डिवाइड होना चाहिए, मतलब नो फैक्टर अदर देन, नो फैक्टर अदर देन इटसेल्फ, नो फैक्टर अदर देन इटसेल्फ। इटसेल्फ होना चाहिए। ओके सर, तो ये प्राइम नंबर था। अब ये थ्योरम सर ये कहती है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p क्या है? कोई प्राइम नंबर है। इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, p किसको डिवाइड करती है? a स्क्वायर को, है ना? यहां पे बस ध्यान देने वाली बात उसने ये बोली कि a कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। यानी अगर a कोई पॉजिटिव नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर को कर रहा है, तो अब जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं ये हमेशा के लिए दुनिया बदलने वाला है। तो वो है कि p जो होगा वो डिवाइड करेगा a को भी। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यानी सर p डिवाइड a स्क्वायर, तो p डिवाइड a। चलिए सर ये आपने बताया, ये कोई थ्योरम टाइप की है। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई प्राइम नंबर सोचा जाए अपने दिमाग में। मान यस लेते हैं कोई सर। प्राइम नंबर हमारे सामने आ गया 3। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? बिलोंग्स टू प्राइम यस नंबर? सर। यस चलिए सर। सर यस सर। 3 एक प्राइम नंबर है। तो मुझे ये बताइए क्या 3 डिवाइड करता है 3 के स्क्वायर को? यस सर। अगर 3 डिवाइड करता है 3 के स्क्वायर यस को, सर अब करता आप है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान से यहां समझ आएगा कि जो ये है p डिवाइड
ए स्क्वायर, और ए जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? तो क्या 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है? यस सर। यस सर है। थ्योरम के हिसाब से 3 डिवाइड्स 3, ये बात तो सही है ना? यस सर। ये बात सही है सर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब किसी ने बोला कि सर अगर 3 डिवाइड्स 27 के स्क्वायर को, अब 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। तो 3 डिवाइड करेगा ना 729 को? यस सर करेगा। Yes, sir. तो और क्या 27 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है? यस सर। तो Yes, सर sir. थ्योरम ये कह रही है कि अगर 3 डिवाइड्स कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो मतलब 3 डिवाइड करेगा 27 को। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस Yes, तो सर। ये sir. बात सही है ना? हम्म। या सिंपल भाषा में आप और समझ सकते हैं, तो मैं जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं वो चीज समझिए। यानी मैं कह सकता हूं सर कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27। ये बात क्लियर है? यस सर। या मैं यहां कह सकता हूं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3। क्लियर है? यस सर। क्या ये वाली थ्योरम आप लोगों के दिमाग में घुसी कि नहीं? अगर आप लोगों को ये वाली थ्योरम क्लियर हुई है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, ये वाली बात सर हम लोगों को समझ आ गई। ठीक है ठीक है सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की ये वाली भी थ्योरम समझ आ गई, जिसको थ्योरम 1.3 कहते हैं। ओके, Yes, अब मेरी sir. बात सुनिए। अब मैंने बताया था सर, 1.3. हाँ बताइए, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 क्लियर ना? Yes, sir. अब सर जो आपने सिलेबस हम लोगों को दिखाया है, इस सिलेबस में सर आपने हमको बताया, कॉन्सेप्ट बता दिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने हमको थ्योरम 1.3 भी एक्सप्लेन कर दी, और ये थ्योरम 1.4 अब इसमें बचा, ये मुझे बला है। ठीक है, यस सर। अब थ्योरम 1.4 समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बोर्ड में ये श्योर है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर सर इस थ्योरम कितने नंबर में आता है सर बोर्ड में? नहीं, नंबर का नहीं कोई सिस्टम है, ये मत सोचिए कि उन्होंने पैटर्न फिक्स किया हुआ है। बस आप समझिए वो चीजें बदल देंगे, है ना? ठीक है यस सर। है ना? हाँ, पहले जो मैं 5 चीजें नंबर बता रहा में हूँ आता देख। होगा। हाँ हाँ, जितने में भी जैसे भी आए। चलिए, तो मैंने पॉइंट 3 का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मैंने पॉइंट 4 का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। क्या पॉइंट 5 का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए? किया जाए। यस सर। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको इससे बेहतरीन समझ भी नहीं आएगा। और ये अच्छा, थ्योरम 1.4 दिया हुआ है, थ्योरम 1.4, 1.4 पेज नंबर कौन सा है? 12। 12 भी है सर, 12 भी है। और थ्योरम ये है कि √2 इज इरेशनल, इसको प्रूव करना। √2 इज इरेशनल। इरेशनल। इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है सर, अब देखिए, इस कहानी को समझने से पहले हमको एक कहानी समझनी पड़ेगी। अब सर एक चीज आ गई इरेशनल, यहाँ पे एक मैटर क्या आ गया नया? इरेशनल। इरेशनल। अब अगर इरेशनल को समझना है तो सबसे पहले मुझे रैशनल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? रैशनल को। रैशनल। रैशनल को समझना पड़ेगा सर। अब सर सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये रैशनल नंबर होता क्या है? तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर। ओके, ठीक है, तो सबसे यस पहले सर। हम लोग समझेंगे सर कि ये रैशनल नंबर होता क्या है। अब सर अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, तो अगर हम लोग समझे तो हम लोग समझते हैं कि सर एक रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। यस यस सर। ठीक है सर, लेकिन p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। अब इसके साथ कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है जो हमको क्लियर होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि Q p इक्वल टू नॉट।
कॉमा क्यू, ये दोनों होने चाहिए इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर्स। इंटीजर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सर कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सर कि जो पी और क्यू है ये को को प्राइम होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब सर ये हुआ कि इनका इनका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब नो फैक्टर अदर देन वन। वन। वन होना चाहिए। अब सर कुछ चीजें समझते हैं कि कैसे। अब आपने ये 3 पॉइंट लिखे सर। पहली चीज, अगर मैं आपके सामने लिखूं एक नंबर 4/6, है ना, तो देखते हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं। तो क्या 4/6 p/q जैसा दिख रहा है? यस सर। यस सर। दिख रहा है सर। क्या 4,6 बिलोंग्स टू इंटीजर है? ये दोनों इंटीजर है? यस सर। यस सर। है सर। क्या 6 जीरो नहीं है? नहीं है। नहीं है, ये भी बात सही है सर। लेकिन क्या 4 और 6 को प्राइम है? सर वन से को प्राइम है कि नहीं 4 और 6? को प्राइम कहने का मतलब क्या 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर है? यस सर। 2 तो दोनों यस को सर। डिवाइड नो कर रहा है। 2 इज अ फैक्टर सर, ना। इसका 4 भी है। यस सर, 4 भी है। हाँ, तो अगर 2, वन है, हाँ, 2 है, 4 है। नहीं नहीं, अदर देन 1 मैंने यहाँ लिखा, अदर देन 1। वन। 1 के अलावा इसको 2 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो 4/6 है ये रैशनल नंबर तो नहीं है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए कि नहीं ये बात? यस सर। भाई रैशनल नंबर होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी ना। यस सर। लेकिन ये तीसरी वाली कंडीशन आके फंस गई ना। यस सर। यस सर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं सर। अगर मैं लिखूं, अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो लिखा है 5/10 लिखा है ना, तो क्या 5/10 भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्योंकि ये पॉइंट थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो कि क्या है, दोनों को प्राइम होने चाहिए, जबकि ये दोनों को प्राइम नहीं है। नहीं। चलिए सर, ये वाली बात हो गई। अच्छा, अगर मैं एक पॉइंट बोलूं 1.2, 1, ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं? यस तो सर। सर देखते हैं, ये p/q के यस फॉर्म में है? सर। नहीं, ये यस सर। p/q की फॉर्म में है कि नहीं? यस सर है। 12/2। लेकिन नहीं, 12 नहीं है वो, मेरी बात समझिए, वो 12/10 नहीं है। 1.2 है। हाँ, ये 1.2 है। लेकिन क्या 1.2, 1 बिलोंग्स टू इंटीजर है? यस सर, -1। कैसे इंटीजर है? 1.2 एक इंटीजर है? नो सर, डेसिमल में है। हाँ, तो ये इंटीजर तो नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है। गड़बड़ा गया। अब सर 1 0 नहीं है, ये भी बात सही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था कि ये को प्राइम होने चाहिए, तो को प्राइम की बात ही नहीं आई, है ना। तो यानी सर ये क्या मैं बोल सकता हूँ 1.2 एक रैशनल, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर बोल, ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं बोलूं एक और एग्जांपल फोर्थ लूं, तो क्या 5/0 एक रैशनल नंबर है? नो सर। नो सर। सर ये पहले नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं जीरो, आना चाहिए। देखो जीरो नहीं एक इंटीजर तो है, ये तो क्लियर है जीरो नहीं है है। ना। लेकिन ये सेकंड वाले पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये नॉट सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये रियल वो रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर।
देखो ये फिर क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, मेरी बात समझ पाए ना, वो एमसीक्यू में कहां फंसाएगा। ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यहां तक मुझे लगता है मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गया। ओके यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। पायल आपको क्लियर है? पायल अब आ रही हैं, जा रही हैं, तो थोड़ा कंटिन्यूस नहीं रहोगे ना। देखो ये मैथ्स है, अगर तुम कंटिन्यूस लेक्चर नहीं देखोगे ना तो तुमको कंफ्यूजन तुरंत हो जाएगी। ओके समझ आ रहा है? चलिए यहां तक सर हम कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू रहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग थ्योरम 1.4 समझते हैं, जो कि क्या है। थ्योरम 1.4 क्या है? एक क्या है? अब हमको प्रूव करना था थ्योरम 1.4 क्या था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। कहानी समझ आ गई? यस सर। चलिए, और आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर हाफ ईयरली वाली हर जगह आता है, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन। ओके, √2 नहीं रहेगा तो √3 रहेगा, √3 नहीं रहेगा तो √5 रहेगा, √7 रहेगा, √11 रहेगा, जो भी कैसे भी रहेगा। हो लेकिन ठीक है ना? 2 + √3। हाँ वो अभी आगे बढ़िए, पहले हम लोग यह समझते हैं। तो शुड आई कंटिन्यू? आगे कंटिन्यू यस करूं? सर। यस यस सर। सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखिए, अब सर कहानी में ये है कि मुझे करना है, और देखिए जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना, इसी तरीके से आपको बोर्ड में भी चीजों को मेंशन करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके ठीक है। यस सर। क्वेश्चन बोला है, चलिए सर अब हम लोग समझते हैं क्या लिखें। तो सर अगर किसी चीज को इरेशनल प्रूव करना है तो चलो हम लोग मान लेते हैं ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। क्या है? रैशनल। रैशनल। तो बस मैं अंत में अगर ये प्रूव करने में कामयाब हो गया कि ये रैशनल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक इरेशनल प्रूव हो जाएगा ना भाई। तो देखो, तो मैंने सबसे बोला कि लेट, मतलब मैंने बोला लेट अस Let एज्यूम, सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एज्यूम assume एज्यूम। कि √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल √2 क्या है? रैशनल रैशनल नंबर रैशनल नंबर। नंबर है। है। ठीक है ना? तो अगर √2 एक इरेशनल नंबर है, देयरफॉर √2 कैन बी रिटर्न In the form of p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, yes sir। इन फॉर्म p/q, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लिखते हैं, तो जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे √2 कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे आप कोने में लिखेंगे वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स। अगर रैशनल नंबर है तो p और q को, यही तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि रैशनल नंबर होने के लिए सर पहला स्टेप है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए। ओके, हाँ अब दूसरा स्टेप मैंने लिखा कि सर q नहीं होना चाहिए 0, सही बात है। यस सर। और तीसरा मैंने लिखा कि p, को q आर को प्राइम, आर प्राइम को प्राइम। को प्राइम है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक यस है ना? सर। नाउ ठीक है ना, इफ √2 इक्वल टू p/q है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं p इक्वल टू √2q, लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स साइड। वी गेट, अगर मैं दोनों की तरफ स्क्वायर कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे मुझे मिल रहा होगा p स्क्वायर बराबर 2q²। मिल रहा है कि नहीं? यस सर। यस समझ सर। गए? अब मुझे पूरी कहानी में सबसे पहले आप बताओ
कि अब देखो, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है जो आपको समझनी है। मुझे पहले बताओ, जो ये 2 है, ये जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं? प्राइम नंबर, रुको, प्राइम नंबर। हाँ 2, क्या 2, अब यहां समझो कि जो 2 है वो एक प्राइम नंबर, एक मिनट, क्या जो 2, देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, पहले इस चीज को समझते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, है ना? तो मुझे बताइए कि क्या 2 एक प्राइम नंबर है? भाई प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? यस सर। और 2 1 के अलावा 2 से भी तो डिवाइड होता है। यस सर। हाँ, तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है सर। अच्छा मुझे बताइए, ये वाला जो नंबर है, जो ये सेकंड वाला पार्ट है, अब अगर दो ये वाला पार्ट है, तो मुझे बताइए क्या इस वाले पार्ट को मैं 2q स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकता हूं? बस ये बताइए। यस सर। यस सर। अगर 2q स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ, अगर 2q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर के, तो मतलब मैं 2 को डिवाइड कर सकता हूं p स्क्वायर से, कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। ये तो क्लियर हो गया ना कि 2 डिवाइड p स्क्वायर को भी करेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। क्लियर है ना? अब देखो, अब जब हमने ये प्रूफ शुरू किया था, तो हम लोगों ने इस प्रूफ में यहाँ पे लिखा है कि P और Q को प्राइम है। P और Q क्या है? को प्राइम। तो अगर को प्राइम है तो एक चीज तो कंफर्म है ना, P और Q दोनों रैशनल नंबर होंगे, और वो दोनों प्राइम नंबर होंगे। मतलब P और Q का P और Q का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, ये तो क्लियर है ना? यस सर। चलो, अब देखो, अब यहाँ कहानी में ये आया सर ट्विस्ट, देखो अब कहानी में क्या हुआ। अब 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक सर प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर जो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को। अब हमने सर यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ी थी, देखो वो थ्योरम ये थी कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और a एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे क्या क्या जो ये a है, ये p एक पॉजिटिव ही नंबर था ना, ये वाला, है ना? हाँ कि नहीं? क्योंकि सर यहाँ पे मैंने बोला है ना कि p और q इंटीजर है, q जीरो नहीं हो, p q को प्राइम है, तो मैंने मान के चला है कि जो p और q क्या है, वो इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि p डिवाइड कर रहा है, मतलब प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। तो थ्योरम तो ये कहती थी ना सर यहाँ पे कि सर अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी। जैसे 3 डिवाइड कर रहा था 27 के स्क्वायर को, तो 327 को भी डिवाइड करेगा। ये कहानी समझ आई कि नहीं यहाँ तक? यस सर। यानी मैं कह सकता हूं सर कि अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है p स्क्वायर को और p एक प्राइम नंबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 डिवाइड करेगा p को। ये क्लियर हुआ क्या कि नहीं? यस सर। अगर सर 2 डिवाइड करेगा p को, तो दूसरी भाषा में मैंने देखिए यहाँ लिखा था, यहाँ पे एक लाइन लिखी थी 3 डिवाइड्स 27, मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, यहाँ लिखा था कि नहीं? यस सर। तो यानी मैं कह सकता हूं कि अगर डिवाइड कर रहा है, तो सर मैं कह सकता हूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये कहानी क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अगर 2 एक p का फैक्टर है, तो मतलब भाई p को लिखने के लिए मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, चाहे कोई भी नंबर रहा हो, कि m, मान लो m कोई इंटीजर है, m बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर है, तो मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके p ला सकता हूं ना, अगर 2 फैक्टर है तो। ये बात समझ आई कि नहीं? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज प्लीज राइट कंफ्यूजन।
किसी को भी कंफ्यूजन है तो? आलोक, अमृता, अंकेश, दिव्यांका, अमन, कृष्णा, पायल, श्रुति, क्लियर? श्रुति, शिवांश, कशिश, क्लियर? श्रुति, गुड, चलिए मतलब सबको क्लियर है। ओके चलिए, यानी सर एक चीज क्लियर हो गया। देखो इतनी मेहनत हम लोग बस ये समझने के किए, देखिए हमने सर इतनी मेहनत क्यों की, ये पॉइंट निकालने के लिए कि P का क्या फैक्टर है 2, और दूसरा अगर P 2 का फैक्टर है तो P को मैं 2 इंटू एम लिख सकता हूं। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अब सर ये चीज तो आपने क्लियर कर दी। अब सर जब ये चीज क्लियर है तो अगर मैं पीछे थोड़ा सा जाऊं, यहाँ पे पीछे करूं, तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पे करूं तो सर ये बताया था कि जो P डिवाइड कर रहा है मतलब स्क्वायर कर दिया तो ये, तो मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने लिखा 3, देखो 2, रुके कलर बदल दूं, मैंने लिखा कि 2 डिवाइड्स, एक मिनट यार, 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर मीन्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? क्योंकि Yes, sir. आगे लिखा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ठीक है ना, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, बट 2 इज अ प्राइम नंबर। सही बात है कि नहीं? 2 इज अ प्राइम नंबर। ये पॉइंट मत लिखना, आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्टकट में कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसके बाद आप कहना कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स p, और ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे बाय थ्योरम। थ्योरम नहीं, थ्योरम के हिसाब से हो गया ना ये भाई। अगर 2 एक प्राइम नंबर है, वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करेगा p को, ठीक है ना? इंप्लाइज दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, और इस पॉइंट को हमने डब्बे में लिख लिया। लिख लिया? यस सर। चलिए सर, यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है ना? अब मैंने आगे लिखा सर कि अगर 2 एक p का फैक्टर है तो मैं लिख सकता था कि सर p इक्वल टू 2 इंटू m, है ना? अब पुटिंग p इक्वल टू 2m इन p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर में p की वैल्यू रख देते हैं। तो p की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 2m लिख सकता हूं, 2m का स्क्वायर, तो इसको मैं 2q स्क्वायर लिख दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। अब p को मैंने जब 2m स्क्वायर लिख दिया, इसको 2q स्क्वायर लिख दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूं 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं, बंद है क्या? तो q स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर। क्या बराबर हो गया? 2m स्क्वायर। अब देखिए, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, मैं आ रहा हूं, तब तक आप देखिए पूरा, ठीक? नंबर वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब ये थ्योरम 1.4 है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने पहला काम क्या किया, मैंने पहला काम ये किया कि मैंने एज्यूम कर लिया, सारा खेल यही एजम्पशन पे शुरू होगा कि लेट अस एज्यूम, इसको मान लेते हैं कि √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये नंबर रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी √2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, q नॉट इक्वल टू 0 और p, q आर को प्राइम, p, q आर को प्राइम, ठीक है ना? तो आगे अगर मैं इसको लिखूं कि इस तरीके से कि देयरफॉर p इक्वल टू √2 ऑफ q, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ
स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलता है पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है ना, पी स्क्वायर बराबर क्या है 2q स्क्वायर। अब मैं लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ये क्लियर है ना, ये तो क्लियर है ना, यस सर। क्योंकि सर पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है। ओके, अब लिख पाओगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स p, और यहाँ पे लिखोगे कि p मतलब बाय थ्योरम। ये बात हमने कैसे बोली, बाय थ्योरम, ये बात हमने बोली। इसका कहने का मतलब ये सर हुआ कि ये बात हमने बाय थ्योरम बोली। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सर कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। सही बात है। यस सर। चलिए, अगर 2 एक p का फैक्टर है, ठीक है ना, इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो मतलब p को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू किसी नंबर के मल्टीप्लाई से, लिख सकता हूं कि नहीं, Yes, sir. यस सर। ना। देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 2 डिवाइड्स 2m स्क्वायर कर रहा है कि नहीं। यस सर। तो अगर 2 डिवाइड्स 2m स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि सर q स्क्वायर बराबर है 2m स्क्वायर के। ठीक है ना। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स q बाय थ्योरम। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, यस ये बात क्लियर हुई कि बाय थ्योरम से ये दे, यानी मैं कह सकता हूं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। यू। You. चलिए, यानी सर पूरी कहानी में 2 चीज क्लियर हो गई। एक क्लियर हुई कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, और एक चीज क्लियर हुई कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। यहां यू। तक समझ आया। यस सर। Yes, sir. लेकिन सर यहीं पे तो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हो गई सर कि यानी यानी मैं ये कह सकता हूं कि अब यहां पे मैंने ये कह दिया इट मीन्स 2 is a common factor. 2 is a common factor of P and Q। सही बात है कि नहीं यस सर। भाई, 2P का भी फैक्टर है, 2Q का भी फैक्टर है, मतलब 2P और Q दोनों का फैक्टर है ना, ठीक है ना। बट यही तो गड़बड़ है पूरी कहानी में। बट क्योंकि हमने यहाँ पे अभी जब हमने लिखा था तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि P एंड Q को प्राइम है कि नहीं। Yes, sir. यानी अब इसके बाद मैं यही लिखता हूं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यानी ये विपरीत है किसके, ठीक है ना। कंट्राडिक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम, है ना, Yes, sir. आर को प्राइम, ठीक है ना। और अब लिखेंगे दिस contradiction occurs because of our incorrect assumption। अब समझ गए ना, कहानी समझे कि नहीं। यस सर। Therefore शॉर्ट दे रूट दीजिए, 2 क्या, एक बार रिवीजन कर दीजिए पहले से।
हाँ हाँ रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन तो करूंगा ही। पहले मेरी बात पूरी कहानी समझ आई कि नहीं, जो मैंने क्या कहना चाहा, थोड़ा बहुत समझ आया? यस सर। देखो यहाँ कहानी में 3 चीजें इन्वॉल्व है। पहला कॉन्सेप्ट ये है पूरी कहानी में कि सर अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसके पास ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। समझ गए? यस सर, यस सर, जिसमें पहली चीज है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, दूसरी चीज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो ये है कि दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। दोनों का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। 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 समझ गए? अब हमने देखा कि जब Yes, sir. सर अगर मैं √2 को p/q के फॉर्म में लिखा हूं तो फिर मैं लिख सकता हूं p = √2q, लिख सकता हूं कि नहीं? और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये। दूसरी चीज मेरे जो काम में आई वो ये वाली थ्योरम थी, जो दूसरी थ्योरम मैंने पढ़ी थी। याद आ रही है ना कौन सी थ्योरम की बात हो रही है? कि दूसरी। अगर p कोई प्राइम नंबर है, p थ्योरम क्या थी दूसरी वाली? दूसरी थ्योरम थी ना कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के a स्क्वायर को, तो वो जो प्राइम नंबर होगा वो डिवाइड करेगा a को भी। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने यही यूज किया है कि p = √2q है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो p² = 2q²। तो 2 डिवाइड्स 2q², 2 डिवाइड्स, अगर 2 इस वाले को तो डिवाइड करेगा, ये कंफर्म है ना भाई? 2 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं भाई? 2q² को 2 डिवाइड करेगा, तो 2q² सर अगर 2 को डिवाइड करेगा तो मतलब 2 p² को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p² और 2q² बराबर हैं। तो 2 डिवाइड p बाय थ्योरम, यानी कुल मिला जुला के उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ला दी कि जो 2 है वो फैक्टर है p का। यहां तक समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर है, जैसे मान लो 3 जो है, 3 12 का फैक्टर है कि नहीं? Yes, sir. है। तो 12 को मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ। 4 कोई भी नंबर Yes, हो sir. सकता F है। also 3. तो यहाँ पर Yes, उसने sir. यही किया कि p को लिख दिया 2m। क्या लिख दिया भाई? 2m. अगर 2 इज फैक्टर ऑफ p है तो p = 2m लिख दिया। अब p की जगह 2m ले लिया, p की जगह क्या ले लिया? 2m। और जब 2m. स्क्वायर किया और काटा पीटा तो देखा q² = 2m²। अब क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा 2m² को? करेगा सर। तो अगर 2 डिवाइड 2m² को करेगा और 2m² बराबर है q² के, तो 2q² को भी तो डिवाइड करेगा, करेगा ना? समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? आ रही है। अमृता, अंकेश, दिव्यांका, जेडी, कृष्णा, पायल, शिवांश, श्रुति आ रहा है। शिवांश, कशिश सो गए क्या सब? आ रहा है सर। नहीं सर, सब ठीक जगह है है। ठीक है ठीक है, जगह ठीक है। तो अगर वो डिवाइड कर रहा है, कहाँ गया सर? 2 डिवाइड्स कर रहा है 2m² को, 2 डिवाइड्स कर रहा है q² को। हाँ तो 2 अगर 2m² को डिवाइड कर रहा है तो 2q² को भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 डिवाइड अगर 2m² को कर रहा है, 2 डिवाइड q² को भी कर रहा है, तो 2 डिवाइड मतलब 2 फैक्टर q का भी तो हो गया कि नहीं? हो गया। अब इधर 2 सर p का भी फैक्टर है, 2q का भी फैक्टर है, लेकिन सर अगर ये रैशनल नंबर है, अगर √2 एक रैशनल नंबर है, तो हम तो ये कंफर्म है ना कि p और q का कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। यस सर। तो जब 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता था, तो ये 2 दोनों का कैसे, ये वाली बात कहां से आ गई कहानी में? दिक्कत अब समझ गए ना तुम लोग? इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन ये तो सर एजम्पशन को हमारे काट रहा है, क्योंकि हम तो जानते हैं p एंड q को प्राइम है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ?
क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है, यानी √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, √2 एक रैशनल नंबर ही है। अगर ये बात सबको क्लियर हुई तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर। अब आपको समझ आया मैंने आपको दोनों वो क्यों बताए थे एजम्पशंस, तो समझे कि नहीं? अब आप लोग क्लियर हुआ ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और जो ये पी डिवाइड्स ये वाला थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.4 जानना क्यों जरूरी था? क्लियर ना? यस सर। ठीक है, चलो फीलिंग आई ना टॉपिक की। अब ये फर्जी प्रूव नहीं लग रहा ना हम लोग, भाई सबसे पहला यही तो प्रूव है ना जो बच्चे रट लेते हैं, है ना? जबकि आप देखिए ये रटने वाला नहीं, एकदम समझने वाला कॉन्सेप्ट था कि नहीं? यस सर। चलिए अब तो ये अब 2 का सर हम लोग समझ गए, ठीक है। अब 2 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो कोई बोल दे कि प्रूव करिए √7 इज एन इरेशनल नंबर। √7 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम मान लेंगे, हम कैसे प्रूव करेंगे, है ना? हम बोलेंगे लेट √7 रैशनल नंबर है, तो √7 अगर रैशनल नंबर है तो इसको a/b p/q, मतलब मान लो मैं p/q लेता हूँ, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन ये आगे लिखना बहुत जरूरी है कि p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, q नहीं होना चाहिए 0, और p एंड q आर कोप्राइम। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अब मैंने लिख दिया यस सर। देयरफॉर p इक्वल टू √7 क्यों लिख सकता हूं, यानी अब मैं लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर बराबर 7 q स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा हेयर क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर 7 डिवाइड्स 7 q स्क्वायर, देयरफॉर 7 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर बराबर है 7q स्क्वायर के, है ना? इंप्लाइज दैट 7 डिवाइड्स p बाय थ्योरम। क्लियर हो गया कि नहीं? यस तो सर। यानी इज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ p, 7 इज अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है ना? सो यस सर। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट p इक्वल टू 7 इंटू m। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है लिख ना? सकते हैं। लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ सर कि तो देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर में p की जगह आपने लिख दिया 7m का स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर, या आपने लिखा 7q स्क्वायर बराबर 49m स्क्वायर, आपने लिखा q स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर। तो फिर आपने लिखा कि 7 डिवाइड्स 7m स्क्वायर, तो इंप्लाइज दैट 7 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है q स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर है ना? तो 7 डिवाइड q स्क्वायर, देयरफॉर 7 डिवाइड्स q बाय थ्योरम। सही बात है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। that 7 is a factor of q। अब ये लिख Q दिया 7 is a factor of q लिख दिया। Q अब मैंने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि 7 is a common factor, 7 is a common factor of p and q, but this cannot possible, but this is not possible। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल बिकॉज p and q आर को प्राइम, है ना? यस सर। यस सर। So our assumption is wrong. Okay. Wrong. Yes sir. Therefore, it is an irrational number. क्लियर हो गया? हम्म। क्लियर हुआ कि नहीं?
Yes, sir. ओके, Yes, चलिए sir. इसी तरीके से सर ओवर टाइम हो गया है। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है, छुट्टी तो है। हाँ तो वही तो सर, मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में ही क्लास लेंगे, ठीक है? कितने बजे सर? सर